हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं, अपना स्टडी के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो। और आज का जो हमारा विषय है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा लेबनस्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रथन सिद्धांत। इसके अंदर हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस है, जिसको हम जो है आवश्यक न्यूनतम निवेश भी कह सकते हैं, उसका मतलब क्या है और उसी तरह उसकी ज़रूरत क्यों है, जनसंख्या में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय के अंदर संबंध क्या है, और जो ये लॉ है उसके पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में लोग कहते हैं वो तर्क सुनेंगे। और फिर उसका जो अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है उसके बारे में जानेंगे। और इसके जो लिखित नोट है वो भी आपको जो है सुबह तक मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है वो अवेलेबल होगा शशि अग्रवाल चैनल के अंदर, और इंग्लिश के अंदर नोट्स और हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल के अंदर शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर जो है अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेबनस्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रथन सिद्धांत है, देखो उन्होंने अपनी बुक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये जो सिद्धांत है वो अल्पविकसित देशों के अंदर जो है लागू होता है। जैसे वो देश, अल्पविकसित देश जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इस सिद्धांत का जो लॉजिक है कि जो अल्पविकसित देश है उसके अंदर विकास अगर उन्होंने करना है तो कम से कम इतना निवेश होना चाहिए कि जिससे अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास पर खुद बेखुद चलने लग जाए। अगर हम उतना निवेश नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर उतना एफर्ट्स नहीं करेंगे तो, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज भी होगी तो पॉपुलेशन भी साथ के साथ बढ़ती जाएगी, तो वो उसका इफेक्ट जो है खत्म कर देगी। तो अल्पविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि गरीबी का जो है दुष्चक्र होता है। तो दुष्चक्र से निकलने के लिए क्या है कि इतना मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया को शुरू कर सकें। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मिनिमम इतना आईलेट्स में बैंड होना चाहिए तभी आपको जो है बाहर जा सकते हो, तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर इतना मिनिमम निवेश होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर विकास का काम शुरू हो सके। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में अगर हम लंबे समय के अंदर आर्थिक विकास चाहते हैं तो एक निश्चित मात्रा के अंदर निवेश होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है तरक्की होनी शुरू हो सके। देखो यहाँ पे देश, जो अल्पविकसित देश है वहाँ पे भी जो श्रम है उसकी पूर्ति है, उसकी मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रति व्यक्ति जितनी पहले आई थी उतनी ही है, तो इसलिए क्या होता है कि कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि न्यूनतम निवेश ज़रूरी होता है ताकि न्यूनतम निवेश इतना ज़्यादा हो सके कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो पहले से बढ़ सके। तो आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है एक न्यूनतम निवेश, और ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको एक समय में ही करना है, ये धीरे धीरे कुछ वर्षों की अवधि में किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको हम छोटी छोटी मात्रा में नहीं लगा सकते। अगर ऐसा किया भी जाता तो बाहरी बचतें प्राप्त नहीं होगी। जैसे हमने यूनिट लगाना है तो उसके अंदर हमें मशीनरी चाहिए। मान लो अगर हमने 40 यूनिट मैन्युफैक्चर करने हैं बट मशीन बाजार के अंदर जो है हमें 100 यूनिट्स की अवेलेबल है, तो हमें वही खरीदनी पड़ेगी। अगर हमने जो है रोड्स बनानी है, देखो तो ये नहीं है कि हमने अपने विलेज की रोड पक्की कर ली, तो ऑब्वियसली हमें जो है मतलब काफ़ी सारे शहरों के अंदर, विलेजेस के अंदर रोड्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो कई साधन इस प्रकार के होते हैं जिनको हम छोटी छोटी मात्रा में नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हमें बाहरी बचतें प्राप्त नहीं होगी। और अगर देश का संतुलन करना है तो न्यूनतम प्रयास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसी तरह क्या है कि अर्थशास्त्र के अंदर देखो दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक जो ऊपर लेके जाती हैं, एक जो नीचे लेके जाती हैं। जो ऊपर लेके जाती है उसको हम स्टिमुलेट कह देते हैं, हिंदी के अंदर उत्तेजक तत्व कह देते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करते हैं। बट कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पीछे धकेलते हैं, जिनको हम हिंदी के अंदर पीछे धकेलने वाले तत्व कह देते हैं और इंग्लिश के अंदर शॉक्स कह देते हैं। उत्तेजित शक्तियां वो होती हैं जो आय, उत्पादन तथा निवेश को बढ़ाते हैं। देखो अगर निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और उससे फर्दर निवेश के अंदर जो है बढ़ावा होता है। इसलिए इनको हम इनकम बढ़ाने वाले तत्व भी कहते हैं। बट पीछे धकेलने वाले तत्व जो होते हैं वो शक्तियां होती हैं जो आय, उत्पादन, रोजगार तथा निवेश को कम कर देते हैं। जैसे महामारी हो जाती है, जैसे अभी ये जो कोरोना वायरस है, तो उसकी वजह से भी देखो क्या है कि आर्थिक विकास जो है काफी पीछे चला गया है और इसके अंदर जो है आय, उत्पादन, रोजगार तथा निवेश कम हो गए। ये पीछे धकेलने वाले तत्व हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था में लंबे समय के अंदर अगर विकास नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि वहां पीछे धकेलने वाले तत्व जो है ज्यादा शक्तिशाली हैं और जो आगे लेके जाने वाले तत्व जो है वो कम शक्तिशाली हैं। तो पीछे धकेलने वाले तत्व की जो है एक ऊपरी सीमा होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो उत्तेजक तत्व होते हैं इनकी कोई सीमा नहीं होती, या तो इनकी बहुत ज्यादा ऊपर की सीमा होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि न्यूनतम निवेश करना पड़ता है ताकि देश का आर्थिक विकास जो है संभव हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर देश के अंदर तरक्की करनी है, आर्थिक विकास करना है, तो विकास के एजेंट्स होने बहुत ही एसेंशियल है। क्योंकि देखो ये उन पे निर्भर करता है, क्योंकि वो देश के अंदर जो है विकास का काम शुरू करते हैं। जैसे हमें निवेश करता चाहिए, बचत करता चाहिए, सेवर चाहिए, उद्यमी चाहिए, नवप्रवर्तक चाहिए जो नई नई चीजें निकालते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो विकास एजेंट्स होते हैं इनके ऊपर एक तो होता है शून्य राशि प्रेरणा। देखो इसका जो होता है वितरण प्रभाव होता है, ये देश के उत्पादन और विकास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती और ना ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। पॉजिटिव जो राशि प्रेरणा होती है इसका संबंध जो होता है आर्थिक क्रियाओं से होता है और जिसके कारण राष्ट्रीय ईंधन आमदन में वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे जो आर्थिक शून्य राशि प्रेरणा होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो रूढ़िवादी चीजें होती है ये उनको ज्यादा मानते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि नई चीजों को ये ज्यादा नहीं मानते। नए विचारों के प्रति जो है इनका क्या होता है कि मतलब उनको ये मतलब उसकी विरोध करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जो शून्य वाले होते हैं तत्व, यहाँ पे जो साधन होते हैं उनको अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, तो प्रति व्यक्ति पूंजी जो अवेलेबल होती है वो भी कम हो जाती है। तो ज़्यादा उत्पादन करने के लिए हमें हैवी निवेश करना पड़ता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इन तत्वों का जो प्रभाव है इसको अगर हमने खत्म करना है तो एक मिनिमम जो है न्यूनतम आवश्यक निवेश जरूरी है जिसके अंदर आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ बढ़ सके। तो अगर देखो क्या है कि देश के अंदर सही अर्थव्यवस्था के अंदर सही माहौल है तो उसके अंदर जो ग्रोथ एजेंट्स होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, एंटरप्रेन्योर आते हैं जो कि बिजनेस को सेटअप करते हैं और जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कम होती है और विकास को रोकने वाले जो तत्व होते हैं उनको रोका जाता है, विशेषीकरण बढ़ता है और जो इंडस्ट्री है और जो टर्शियरी सेक्टर है इसके अंदर क्या होता है कि लोग जो है एग्रीकल्चर से इन सेक्टर के अंदर भी जो है जाते हैं, इनके अंदर भी जो है निवेश करते हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है हमारा ये जो है सबसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है बेसिकली ये जो लाइन है ये जो है स्टिमुलेंट है और ये जो लाइन है बेसिकली ये जो पीछे धकेलने वाले तत्व हैं। अगर देखो क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो OX है इसके अंदर हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम और इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ और जो OY एक्सिस है उस पर हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम और इंड्यूस्ड इनकम
डिक्लाइन, और ये बीच में जो लाइन है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, जिसको हम ओ एफ लाइन भी कह सकते हैं। और ये जो लाइन है बेसिकली ये शो करती है कि इनकम ग्रोथ और जो इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन है यहाँ पे बराबर है। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे डी डी और जेड जो कट करते हैं तो ये ई पॉइंट है, ये कि बेसिकली जो है ये इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है, वो एक दूसरे के बराबर है। और जो अर्थव्यवस्था है वो गरीबी के चक्रव्यूह के अंदर जो है फंसी हुई है। अगर हम इनकम का लेवल जो है यहाँ से बेसिकली जो है इतना कर देते हैं तो देखो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी जो है धीरे धीरे जो है इस बेसिकली यहाँ पे अगर हम इतना कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीछे धकेलने वाले तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इकोनॉमी हमारी वापस जो है यहीं पे आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि जो मिनिमम निवेश है वो इसके अंदर जो है हमें इतना चाहिए, यहाँ ये वाला लेवल चाहिए, तभी जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पीछे धकेलने वाले तत्व है इसकी ये सीमा है, उसके बाद ये नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मिनिमम ओपी निवेश होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। देखो जो ZZ लाइन है वो स्टिमुलेंट है, उत्तेजक तत्व है, DD लाइन जो है शॉक्स है। और अगर DD और ZZ जो है एक लेवल पे इक्वल है तो वहाँ पे जो है बेसिकली जो है गरीबी के चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ है। अगर देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो अगर इनकम का लेवल, निवेश का लेवल ON करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पीछे धकेलने वाले तत्व जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, तो जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि पर कैपिटा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, तो वापस हम उसी लेवल पे आ जाते हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या है कि हमें जो इनकम है, जो निवेश है वो ओपी लेवल तक करनी चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होता है कि जो पीछे धकेलने वाले तत्व होते हैं वो कम प्रभावशाली होते हैं और आगे धकेलने वाले तत्व जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है यदि न्यूनतम आवश्यक मात्रा में शुरुआती निवेश किया जाता है, जैसे पिछले के अंदर जो है ओपी लेवल तक होना चाहिए, तभी जो अर्थव्यवस्था है वो दुष्चक्र से निकल के आ सकती है। और उसी तरह क्या है कि ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे ये टाइम है और ये पर कैपिटा इनकम है, तो यहाँ पे भी हम स्टेजेस के अंदर जो है निवेश कर सकते हैं। अगर देखो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ये हमने निवेश किया तो हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या है कि पर कैपिटा इनकम जो है ओबी लेवल तक रेज हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है वो जो है बेसिकली जो है CD लेवल, ये जो लेवल है उसको रेज करती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमारी इनकम है उसके दो क्रिटिकल जो है निवेश हमें उसके इंजेक्शन करने चाहिए। देखो जो बेसिकली क्या है कि इतना निवेश हमें करना चाहिए कि हमारी इनकम का लेवल जो है इतना बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट के अंदर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी का पूरा निवेश जो है एक ही बार में कर रहे हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर जैसे कई बार क्या होता है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, तो हम विदेशी सहायता ले सकते हैं। विदेशी सहायता के रूप में बड़ी मात्रा में हम निवेश कर सकते हैं। और देखो अगर वो निवेश बड़ी मात्रा में पॉसिबल नहीं है तो छोटी छोटी किश्तों में भी कर सकते हैं। तो विदेशी सहायता का भी इंजेक्शन इस प्रकार लगाया जा सकता है कि जब प्रथम इंजेक्शन का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो हम दूसरा डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो पहली अवस्था के अंदर जो प्रीवियस डायग्राम थी, देखो यहाँ पे कि इंजेक्शन इतना लगना चाहिए कि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है ओबी हो जाए, और दूसरी अवस्था में इतना होना चाहिए कि वो CM लेवल हो जाए। और यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय के अंदर क्या संबंध है। देखो जनसंख्या में वृद्धि दर जो है प्रति व्यक्ति आय के ऊपर निर्भर करती है। शुरू के अंदर क्या होता है कि जब लोगों के पास जीवन निर्वाह जितनी इनकम होती है तो वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे अगर प्रति व्यक्ति आय का संतुलन बढ़ाया जाता है तो जन्म दर तो उतनी ही रहती है,
लेकिन जो डेथ रेट होती है वो कम हो जाती है। तो ये मानना है कि जैसे जैसे जनसंख्या, जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है तो लोगों के अंदर जो बच्चा पैदा करने की इच्छा है वो कम हो जाती है। तो जन्म दर एक लेवल पे कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जनसंख्या की जो वृद्धि है इसको रोकने के लिए एक न्यूनतम आवश्यक प्रयास की जरूरत है। और उसी प्रकार देखो हम यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बेसिकली जो है ये जो यहाँ पे जो P है ये ग्रोथ रेट ऑफ ये P जो है ये ग्रोथ रेट ऑफ बेसिकली जो है पॉपुलेशन एंड ईच लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम है। और जो N का लेवल है वो देखो पर कैपिटा इनकम को जो है मेयर करता है। और जो कि ये जो कर्व है ये हमें बताता है कि जितनी लेवल ऑफ नेशनल इनकम ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के बराबर है। और उसी तरह जब हम ए बिंदु पे देखते हैं तो ये हमें बताता है कि ये जीवन निर्वाह सब्सिस्टेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन और इनकम की ग्रोथ नहीं है। और अगर हमारी पर इनकम लेवल जो है इस लेवल तक पहुंच जाती है तो वहाँ पे जो इनकम ग्रोथ रेट जो है अगर वो लेस देन 1% है तो वहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है कि देखो अगर हमारी जो है जैसे मतलब यहाँ पे जो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम है जो है वो बेसिकली जो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2% है और यहाँ पे ये 1% है। तो अगर हमने दुष्चक्र के अंदर निकलना है तो इतना मिनिमम जो है बेसिकली हमारी इनकम का लेवल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि OY2 लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम के बाद ही ये पॉसिबल है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। देखो जो P कर्व है ये इंडिकेट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ, और उसी तरह N कर्व जो है ये पर कैपिटा इनकम। ए जो है जीवन निर्वाह है, यहाँ पे कोई लेवल ऑफ इनकम और पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर चेंजेस नहीं है। OY के अंदर जो है प्रति व्यक्ति जनसंख्या की वृद्धि दर 1% है, परंतु इनकम की वृद्धि दर इससे भी कम है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर 2 है और प्रति व्यक्ति आय जो है 1% है। तो यहाँ पे निवेश बेसिकली जो है इनकम का लेवल जो है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा होना चाहिए क्योंकि ताकि वो जनसंख्या की वृद्धि दर से जो है जैसे 3% है बट लेवल ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा है OY जैसे कि OY2। तो उसी तरह जो E जो है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। न्यूनतम आवश्यक पक्ष के अंदर जो तर्क है कि अल्पविकसित देशों के अंदर 2 प्रकार के तत्व बनाए जाते हैं। बेसिकली जो शक्ति हमेशा क्रिया में रहती हैं, कुछ तो उत्तेजक तत्व होते हैं जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करते हैं, जैसे निवेश करता है, इनोवेटर्स हैं, उद्यमी है, बचत करता है, नवप्रवर्तक है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जैसे जनसंख्या के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि है, अंदरूनी हानियाँ हैं, लोग जो है प्रदर्शनकारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। और उचित तरह क्या होता है कि पीछे धकेलने वाले तत्व जो होते हैं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उतना फायदा नहीं होता। तो इनके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि न्यूनतम आवश्यक जो है निवेश जो है ज़रूरी होता है। और उसी तरह देखो जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके अंदर जो विकास का काम है वो ग्रोथ एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो ग्रोथ एजेंट्स होते हैं इनको शून्य राशि प्रेरणा, जिसका बेसिकली इनको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलती। जो धनात्मक राशि प्रेरणा होता है इसके कारण राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो शून्य राशि प्रेरणा को कम करके जो है पॉजिटिव जो इंड्यूसमेंट है वो मिलनी चाहिए। उत्पादन के साधन जो होते हैं छोटी छोटी मात्रा में नहीं लिए जा सकते। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर उनकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता तो अंदरूनी हानियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर होता है कि फर्म एफिशिएंट हो तो मिनिमम लेवल जो है इतना होना चाहिए ताकि अंदरूनी हानियां ना हो, अंदरूनी बचते हों। और उसी तरह इसकी जो आलोचना है कि जन्म दर और मृत्यु दर के संबंध के अंदर कोई उचित संबंध नहीं किया गया, कोई मतलब ये चीज़ कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर ये संबंध है। और उसी तरह हम देखते हैं कि
बेसिकली जो है अल्पविकसित देशों के अंदर जो पॉपुलेशन होती है बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, और ये फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को भी इग्नोर करता है। बंद अर्थव्यवस्था है, सरकार जो एफर्ट्स करती है उसको भी इग्नोर करता है, और समय जो तत्व है उसकी भी अवहेलना करता है, और इसकी जो आधारभूत मान्यता है उसके अंदर भी क्या है कि काफ़ी सारी त्रुटियां हैं। उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स है ये एक महत्वपूर्ण थीसिस है जो कि अल्प विकसित देशों की जो ग्रोथ के रास्ते में रुकावटें आती हैं उसको ये हाईलाइट करता है।